स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 71, 72 और 73 पढ़ेंगे। आर्टिकल 71 है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित मैटर्स के संबंध में आर्टिकल 71 है। पहली तो ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल ये अथॉरिटी है कि कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डाउट है अगर इलेक्शन के संबंध में, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के संबंध में, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उसमें क्या सही है या क्या गलत है। हाई कोर्ट या कोई लोअर कोर्ट इस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी। ये मैटर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुना गया और उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ और उसका इलेक्शन डिस्प्यूट में चला गया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद लेट्स से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि ये इलेक्शन हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं ड्यू टू कुछ सर्टेन रीजंस। तो फिर इस दौरान जो उस व्यक्ति ने एज प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट डिसीजंस लिए, फाइलों पर दस्तखत किए, जो भी पावर यूज़ की अपनी, उन सारे डिसीजंस का क्या होगा? वो डिसीजन सारे वैलिड रहेंगे, वो सारे डिसीजंस पूरी तरीके से लागू होंगे और उन पे कोई आंच नहीं आएगी। वो प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए ही माने जाएंगे। इवन दो वो प्रेसिडेंट हमारे वो उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड हो गया है, तब भी उस दौरान जो उन्होंने अपने वो इलेक्शन नल एंड वॉइड होने से पहले जो उन्होंने डिसीजन लिए, वो सब के सब डिसीजंस वैलिड रहेंगे। ठीक है। अच्छा, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में कानून बनाए और रेगुलेशंस बनाए, और लेकिन ये पावर वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं यूज़ कर सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं वो सुप्रीम है, उसके अगेंस्ट कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकती इस संबंध में, इलेक्शन के संबंध में। तो लेकिन और उस संविधान के दायरे में रहते हुए पार्लियामेंट कानून बना सकती है कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज जो इलेक्ट करता है उनका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, इसके सारे एमएलएज, ये सारे सदस्य लोग इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं इलेक्ट करने के लिए। तो अगर मान लीजिए इस इलेक्टोरल कॉलेज में कोई वैकेंसी है, उसके बावजूद चुनाव कराया गया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का, कुछ सीटें खाली हैं, तो क्या वो हम इस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि ये इलेक्शन वैलिड नहीं है? क्योंकि जिस इलेक्टोरल कॉलेज ने इलेक्ट किया है वो उसमें कुछ वैकेंसियाँ थी, लेट्स से काफ़ी वैकेंसी थी, 10%, 20%, 30% सीटें खाली थी, तो भी क्या हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? नहीं, वो इलेक्शन वैलिड रहेगा पूरी तरीके से, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इलेक्टोरल कॉलेज में काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी। तब भी, थोड़ी हो, बड़ी हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, तब भी इस बेसिस पे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 72 पे। भारत के राष्ट्रपति के पास जो पावर है, पार्डन, क्षमा करने की पावर, और दूसरे अन्य पावर, या सस्पेंड करने की पावर, रेमिट या कम्यूट सेंटेंस करने की पावर, उसके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 72। इसमें देखिए दिया है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स। क्या क्या है? पार्डन्स, रिप्राइव्स, डिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, चार टर्म्स हैं: पार्डन्स, रिप्राइव्स, डिस्पाइट्स और रेमिशंस ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के संबंध में ये चार रिलीफ दे सकते हैं प्रेसिडेंट। और जो सेंटेंस है ना, जो पनिशमेंट का सेंटेंस दिया गया है, टर्म दिया गया है, उसके संबंध में वो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, ये तीन रिलीफ दे सकते हैं। ये क्या क्या है रिलीफ्स, ये अभी हम लोग देखते हैं। एक एक टर्म को हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। लेकिन किन केसेस में हम वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट? क्या सारे केसेस में दे सकते हैं? नहीं, सारे केसेस में रिलीफ नहीं दे सकते। अगर कोर्ट मार्शल ने कोई पनिशमेंट या सेंटेंस दिया है
कोर्ट मार्शल तो वो सारे जजमेंट्स पे दे सकते हैं। कोर्ट मार्शल क्या होता है? मिलिट्री कोर्ट होती है। मिलिट्री कोर्ट अपने आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के कंडक्ट के संबंध में कुछ पनिशमेंट दे सकती है। वो उसमें उनको गिल्टी फाइंड करती है अगर अपने आर्म फोर्सेस के सदस्य जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पनिशमेंट दे सकती है। वो अपनी खुद की कोर्ट होती है, उसे कोर्ट मार्शल बोलते हैं। उस कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट दी है तो उसके सारे पनिशमेंट्स के बेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीफ दे सकते हैं। दूसरा है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो भारत के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर देता है, इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे कि अगर कोई ऐसा कानून है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एग्जीक्यूटिव पावर देता है और उस कानून के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया गया है और उस ऑफेंस के लिए कोई पनिशमेंट दिया गया है तो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीफ दे सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट, चाहे किसी भी कानून के तहत अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, तो उसमें रिलीफ दे सकते हैं। केवल इन 3 केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीफ दे सकते हैं, बाकी और किसी केस में नहीं देंगे। कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, 5 साल की सजा हो गई, ऐसे केसेस में किसी और कानून के तहत, तो वो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीफ नहीं दे सकते। केवल इन 3 केसेस में अगर वो कवर हो रहा है तो फिर वो रिलीफ मिल सकती है। इसके अलावा हम ये आप समझिए कि ये अगर जैसे कोर्ट मार्शल का बारे में हमने बताया, कोर्ट मार्शल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों को पावर देते हैं कि वो रिलीफ दे सकते हैं, तो वो उनकी पावर अफेक्ट नहीं होगी, वो भी रिलीफ दे सकते हैं और प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं। प्रेसिडेंट दे सकते हैं रिलीफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन अधिकारियों की पावर छीन गई रिलीफ देने की। कोर्ट मार्शल के केस में केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के केस में। इसी तरीके से डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर ऑफ अ स्टेट के किसी राज्य के गवर्नर के पास भी पावर होती है, सेम पावर, तो वो भी रिलीफ दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की पावर खत्म हो जाएगी, गवर्नर भी रिलीफ दे सकते हैं और प्रेसिडेंट भी रिलीफ दे सकते हैं। अब मेन चीज़ है कि जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, अभी 6-7 टर्म्स पढ़े, उनका मतलब क्या है। पार्डन मतलब कि माफ कर देना, उसको फॉरगिव कर दिया, और जो भी मतलब फॉरगिवनेस ऑफ ए क्राइम एंड द कैंसिलेशन ऑफ द रेलेवेंट पेनल्टी। कोई भी क्राइम किया गया है उसको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, और जो भी पनिशमेंट थी उसको कैंसिल कर दिया, ये हुआ पार्डन। रिप्राइव्स, टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट ऑफ द पनिशमेंट, कुछ भी जो पनिशमेंट दी गई है उसको टेम्परेरीली पोस्टपोन कर दिया गया, किसी स्पेशली डेथ केस में, डेथ सेंटेंस में, कि कोर्ट ने तय किया कि इस तारीख को, अगले महीने इसको, इस तारीख को उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट चाहें तो कह सकते, ये ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं, अभी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद किया जाएगा ये काम, बाद 3-4 महीने बाद उसको हम उसको डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट करेंगे, उसको फांसी देंगे। तो ये रिप्राइव्स हुआ। रिस्पाइट, a short period of rest or relief from punishment or sentence on special grounds like pregnancy etc. कोई भी पनिशमेंट दिया गया है उसमें से एक छोटा सा पीरियड के लिए उन्होंने कहा कि चलो इतने दिन तुम बाहर रह लो, पर जेल में नहीं रहोगे, इतने दिन के लिए तुम्हारे पर पनिशमेंट नहीं चलेगी। वो पीरियड वो खुद डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट कि कितने पीरियड के लिए, उतने पीरियड तक वो पनिशमेंट उस पर लागू नहीं होगी, वो फ्री रह सकता है। तो वो एक ये हो गया रिस्पाइट, एक छोटे समय के लिए उसको रिलीफ दिया गया। रेमिशंस, अच्छा रेमिशंस होता है कि सजा का टर्म कम कर देना, ठीक है। जैसे 10 साल की सजा दी गई है तो उसको 8 साल कर दिया, रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट दिया गया है उसको थोड़ा सा कम कर देना। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट 3 सस्पेंड पे। कोई भी व्यक्ति गिल्टी फाइंड किया गया, उसको सजा स्टार्ट होनी है तो वो सजा सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट कि अच्छा अभी 1 महीने बाद से ये सजा हमारी स्टार्ट होगी, 2 महीने बाद से स्टार्ट होगी, तो ये हो गया सस्पेंड करना। रेमिट, कैंसिल और रिफ्रेन फ्रॉम
एग्जैक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग अ पनिशमेंट, किसी पनिशमेंट को कैंसिल कर देना या रिफ्रेन फ्रॉम एग्जैक्टिंग और इन्फ्लिक्टिंग, उसको रोक देना, उस पर लागू होने से रोक देना, ये हो गया रेमिटेंस। कम्यूट, टू टू चेंज टू अ लेस सीवियर वन, कोई भी पनिशमेंट है जैसे प्रिजन सेंटेंस या कोई अदर पेनल्टी है, उसको थोड़ा सा हल्का कर देना। जैसे रिगरस इम्प्रिजमेंट है कि पूरा मेहनत के साथ इम्प्रिजमेंट होगा, उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। या डेथ पेनल्टी है, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया कम्यूट, उसको मतलब हल्का कर देना। ये सारी टर्मिनोलॉजी हुई। अब हमने ये देखना है तीन केसेस जो जिसमें वो रिलीफ दे सकते हैं प्रेसिडेंट। पहले तो हमें समझाना था कि कोर्ट मार्शल है। कोर्ट मार्शल मतलब मिलिट्री कोर्ट जो होती है, उसने अपने सदस्यों को कुछ सजा दी है, तो उसमें सारे केसेस में प्रेसिडेंट रिलीफ दे सकते हैं। दूसरा था कि कोई भी ऐसा कानून जिसमें वो पार्लियामेंट ऑफ जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस कानून के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया हो तो उसमें भी रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसमें भारत सरकार को कुछ अधिकार या अथॉरिटी या जुरिडिक्शन मिला है, ठीक है, उसमें भी भारत सरकार का एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया हो तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रिलीफ दे सकते हैं। और ये लास्ट तो बताया था, जब किसी भी कानून के तहत अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसमें प्रेसिडेंट रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट की पावर है देने की, ये अपने डिस्क्रिशन पर यूज करेंगे, इस पर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे चलना होगा, लेकिन कोई कोर्ट ये नहीं बताएगी उनको कि कैसे करना है, क्या करना है, कितनी रिलीफ देनी है, ये वो अपने डिस्क्रिशन यूज करेंगे। और प्रेसिडेंट कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट सारे मटेरियल्स को देखेंगे क्या तथ्य हैं और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन पे आएंगे। और कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती हैं जुडिशल रिव्यू के इस संबंध में, मेनली सारी पावर्स प्रेसिडेंट की ही होती हैं। और लेकिन प्रेसिडेंट कोई कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे नहीं बैठते कि हम अपील की कोर्ट बैठी है वहाँ पे आके अपील अपनी सुनाइए और वो अपील सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो चाहे तो कुछ भी एक फ्रेश एविडेंस भी देख सकते हैं, जैसे चाहे वो कर सकते हैं। और उनकी ये पावर जो है वो जुडिशरी से इंडिपेंडेंट है, मतलब जुडिशरी की पावर अलग है और प्रेसिडेंट की पावर अलग है। और दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं है कि जो पिटिशनर है जो गया प्रेसिडेंट के पास कि हमको तो रिलीफ दे दीजिए, तो वो जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको सुने उसकी बात। हो सकता है उनको ठीक लगेगा तो वो उसको बुला के उसकी बात सुन भी सकते हैं, वो उसकी बात सुनने से इनकार भी कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, किस केसेस में प्रेसिडेंट रिलीफ देते हैं जनरली? जब उनको लगता है कि जो भी सजा दी गई है वो बहुत कड़ी सजा दी गई है, बहुत हार्श सजा है, अगर ऐसा उनको लगेगा तो वो रिलीफ देंगे। या फिर उनको ये लगेगा कि कहीं कुछ गलती हुई है, कुछ साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं कुछ गलती हुई है जजमेंट में, तब वो रिलीफ दे सकते हैं। इन्हीं दो केस में वो जो रिलीफ देंगे जब उनको लगेगा कि सज़ा बहुत कड़ी सज़ा दे दी गई है, इतनी कड़ी सज़ा वो डिजर्व नहीं करता है। और दूसरी कि कोई बहुत बड़ी एविडेंट मिस्टेक है उसके अंदर जजमेंट में। तो ये था आर्टिकल 72 रिलीफ के संबंध में। इसके बाद आर्टिकल 73 आते हैं, ये मोर और लेस उसी की तरह है जो हमने पढ़ा था। द एग्जीक्यूटिव, ये एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉस। एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, किस मैटर्स में होगी? उन मैटर्स में होगी जिन मैटर्स में पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, उस मैटर में उस यूनियन गवर्नमेंट की पावर होगी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने का। उसी तरीके से अभी बताया था कि जैसे कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है और उसमें भारत सरकार को कुछ राइट्स मिले हैं, अथॉरिटी मिली है, जुडिस्डिक्शन मिला है, तो उस राइट्स को और अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए
भी यूनियन गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे। अच्छा, अगर स्टेट मैटर्स है और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, अगर कोई स्टेट का मैटर है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने का, तो क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी? नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होगी। लेकिन पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना देता है इस संबंध में, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव पावर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।